दोस्तों, ये पुराने ज़माने की बात है कि किसी शहर में अमानती नाम का एक शख्स रहता था और वो गल्ला फरोशी का काम किया करता था। और शहर के बीचों बीच बड़ी बाजार में उसकी गले की दुकान भी थी। उसके दुकान में गुड़, चावल, मकई, दाल फरोख्त हुआ करती थी। और उसकी खुश अखलाकी और गले की मुनासिब दामों की वजह से लोग दूर दूर से गल्ला खरीदने आते थे। उसके दुकान में दो नौ उम्र लड़के भी काम किया करते थे, जिसमें से एक का नाम मकसूद और दूसरे का नाम एहसान था। और दोनों तकरीबन हम उम्री थे और कहीं 12 साल के होंगे। और दोनों का ताल्लुक गरीब घराने से था और दोनों के बाप इस दुनिया में नहीं थे। और वो अमानत के ही मोहल्ले में रहते थे और अमानत को उनकी हालात का इल्म था, इसलिए उनको काम करने के लिए रख लिया था। यहाँ से इन्हें जो कुछ भी मिलता वो अपने माओ के हाथ में रखते, जिससे वो अपने घर का खर्च चलाती थी। और वो दोनों बड़ी मेहनत और जान बजान से अमानत का हाथ बटाते और अमानत भी उनसे बहुत खुश था। एक रोज दोपहर का वक्त था, गर्मी बहुत पड़ रही थी और पूरा बाजार सुनसान पड़ा था और लोग भी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। एहसान और मकसूद भी एक कोने में दोपहर का खाना खा के बैठे हुए थे। अमानत भी दुकान में मौजूद था, इसलिए वो सरगोशियों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वो अमानत का बहुत अदब करते थे। उनकी कोशिश होती थी कि उनकी किसी बात से उन्हें तकलीफ ना पहुँचे। उन दोनों लड़कों में से एहसान होशियार और ज़हीन था। उसको हर बात पे सोच विचार रखने की आदत थी और इसलिए अमानत भी उसे बहुत पसंद करता था और वो दुकान के मामले में भी ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। और वो दुकान को बेहतर चलाने के लिए भी अमानत को मशवरे देता था और वो मशवरे ऐसे होते थे कि अमानत उस पर बखुशी अमल करता था। उसी के मशवरे पर अमानत ने 2 पहियों की लकड़ी की हथगाड़ी बनवाई थी। जो ग्राहक ज़्यादा सामान खरीदा करते थे, अमानत उनका सामान उस हथगाड़ी में लगवा देता था और एहसान और मकसूद मिलकर वो सामान वहाँ पहुँचा देते थे जहाँ वो ग्राहक ले जाना चाहते थे। ग्राहकों को इस सहूलत से बहुत आसानी हो गई थी। इससे उनकी परेशानी दूर हो गई थी कि सामान को वो खुद कैसे उठा के ले जाए। अमानत इस काम के ग्राहकों से एक दमड़ी भी नहीं लेता था, क्योंकि ये काम मकसूद और एहसान मिलकर करते थे। इसलिए उनकी इजरत में माहाना 5 दरम का इजाफा भी कर लिया था, क्योंकि ये उनकी मेहनत का इनाम था। गर्मी की वजह से दूर दूर तक ग्राहक नज़र नहीं आ रहे थे और बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था। इसलिए अमानत ने सोचा कि घर का एक चक्कर लगा ले, शाम से पहले वो फिर वापस आ जाएगा। गले में पड़ी अशरफियाँ और दरम थैली में भरे और चोगे की जेब में रखा और उठने ही वाला था कि दरवाजे पे लंबा चौड़ा आदमी नमूदार हुआ और चेहरे पे घनी दाढ़ी और मूछें और सर पर कपड़ा लपेट कर रखा था। उसे दुकान में आता देखकर अमानत अपनी जगह पे बैठ गया और उसे देखने लगा। उस आदमी के महंगे कपड़े देखकर अमानत को जहन में ख्याल आया कि वो कोई अमीर कबीर आदमी है। उस आदमी को अंदर आता देखकर अमानत ने फरमाया कि फरमाइए, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। ये देखकर एहसान और मकसूद भी अपनी जगह से खड़े होकर उस आदमी के करीब आकर खड़े हो गए और वो समझ गए कि ये अमीर आदमी गल्ला खरीदने आया होगा और इसे सामान तोल तोल कर देना पड़ेगा। उसने कहा, मेरा नाम गौहर सौदागर है और मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ और मेरा वहाँ गले का दुकान भी है। इस दफ़ा सुल्तानपुर में बारिशें बहुत कम हुई, जिसकी वजह से ज़्यादा गल्ला पैदा ना हो सका और यही वजह है कि मुझे इतनी दूर आपके पास आना पड़ा। मुझे किसी ने बताया कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं और आपकी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं और उनके दाम भी बहुत मुनासिब होते हैं और मुझे बहुत सारा गल्ला दरकार है। क्या इतना सारा गल्ला मुझे मिल सकता है? अमानत अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे तख्त पर बैठने को कहा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बहुत सा गल्ला मौजूद है, बस आप हुक्म कीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। गौहर सौदागर बोला कि मैं अपने साथ 6 ऊँट लेकर आया हूँ, बस आप समझ जाए कि मुझे कितना सारा गल्ला चाहिए। उनकी बात सुनकर अमानत हैरान रह गया और दुकान से बाहर झांक कर देखा और 6 ऊँट खड़े थे जिनकी रस्सियाँ गुलामों ने थाम कर रखी थी। और अमानत बोला कि आपको कौन कौन सी अशिया चाहिए कि मैं आपको निकलवा के दे दूंगा।
गो और सौदागर ने सामान बताना शुरू किया और अमानत उनको लिखता गया। एहसान और मकसूद ने बड़ी फुर्ती से उस सामान को बड़े से तराजू में तोल तोल कर बाहर रख दिया, जिसे गो और सौदागर के गुलाम उठा उठा कर ऊँटों पे लादने लगे। इस दौरान अमानत भी हिसाब करने लगा और उसके नीचे उसकी कीमत भी लिख दी थी। सारा सामान 5,000 अशरुपयों का था और गो और सौदागर ने 1,000 अशरुपयों के 5 थैलियाँ अमानत के हाथ में रख दी। अमानत ने एक थैली उलटकर तख्त पर ढेर कर दी और मकसूद को पास बुलाकर उसको गिनने को कहा। खुद दूसरी थैली खोलकर उसमें मौजूद अशरुपयों को गिनने लगा था। अचानक मकसूद का हाथ अशरुपयों से टकरा गया और चंद अशरुपियाँ ज़मीन पर गिर पड़ी। ये अचानक ही और गैर इरादी तौर पर हुआ था। इस हरकत पर मकसूद शर्मिंदा नजर आने लगा। एहसान नज़दीक ही खड़ा था। उसने जल्दी जल्दी अशरुपियाँ उठाकर उसे तख्त पर रखने लगा। अचानक एक बात देखकर अमानत सत्ते में आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब एहसान उन अशरुपियों को ज़मीन से उठा रहा था, तब आंख बचाकर एक अशरुपी उन्होंने जेब में डाल दी थी। वो इस बात से बेखबर था कि अमानत उसे देख रहा है। अमानत उस पर बहुत एतमाद करता था और उसे बहुत अच्छा लड़का समझता था। इस हरकत की वजह से उसे बहुत दिली सदमा पहुंचा, मगर उस वक्त एहसान से उस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और ऐसा बन गया कि उसे उस बारे में कुछ पता ही ना हो। उसने सोच लिया था जब गो और सौदागर चला जाएगा तो उससे उस बारे में पूछताछ करेगा। उसने फैसला कर लिया था कि उसे इस हरकत के नतीजे में अब दुकान पे भी नहीं रखेगा, बल्कि नौकरी से ही निकाल देगा। थोड़ी देर में जब अशरुपियाँ गिन ली तो अमानत ने देखा कि एहसान दुकान में मौजूद नहीं। उसे ज़हन में आया कि शायद वो अशरुपी को कहीं छुपाने गया हो। एक मर्तबा फिर अमानत को उसकी हरकत के बारे में सोचकर अफसोस हुआ। वो तो उसे अच्छा और हाथ का साफ लड़का समझता था, मगर आज उसने एक अशरुपी की चोरी करके उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। अमानत का दुकान सामान से तकरीबन खाली हो चुका था और उसका सामान ऊँटों पे लाद दिया गया था। चारों गुलाम उस मशक्कत के काम में पसीना पसीना हो गए थे। अमानत ने मकसूद को दौड़ाया कि जल्दी से उनके लिए शरबत लेके आए। चारों गुलाम काम ख़त्म करके एक कोने में बैठ गए थे। मकसूद भी जल्दी से शरबत लेके आया और उनको मिट्टी के आबखोरों में डालकर पेश किया। शरबत पी रहे थे कि अमानत की नज़र दूर से आते हुए एहसान पर पड़ी। उसे देखकर अमानत को वो वाक़या फिर से याद आ गया जब सबकी नज़र बचाकर एक अशरुपी उठा के जेब में डाल रहा था। अमानत को उस हरकत पर दोबारा अफसोस होने लगा। वो उन दोनों को अपनी औलाद की तरह समझता था। एहसान की उस हरकत की वजह से उसे बहुत सदमा हुआ। अचानक अमानत ने देखा कि एहसान अकेला नहीं है, उसके साथ 6 सिपाहियों का दस्ता भी था। दुकान में दाखिल होते ही एहसान ने कहा कि ये वो शख्स है जिसके मुतल्लिक दारोगा जी साहब को बताया था। 2 सिपाहियों ने झपट कर गो और सौदागर को घेरे में ले लिया और ये सूरत हाल देखकर अमानत बहुत परेशान हो गया और नहायत ही गुस्से से कहा, एहसान ये क्या बदतमीजी है, ये एक मोअज़्ज़िज़ सौदागर हैं, इसके साथ ये सलूक मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मालिक अभी आपको पता चल जाएगा। सिपाहियों को देखकर चारों गुलाम भी घबरा कर खड़े हो गए थे। मकसूद भी सहमा हुआ कोने में खड़ा हो गया था और सिपाहियों की मयानों में लटकती हुई तलवारों को देखकर घबरा गया था। उधर गो और सौदागर भी गुस्से से लाल बबूका हो रहा था और बोला, लड़के तुम जानते नहीं मुझे, मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। उसकी बात सुनकर एहसान ज़रा भी नहीं घबराया। जनाब आपका पोल खुल चुका है, आप मेरे मालिक को धोखा देकर तबाह करना चाहते थे, असली माल लेकर नकली अशरुपियाँ थमा रहे थे। ये सुनकर अमानत ने गो और सौदागर की दी हुई अशरुपियों में से एक अशरुपी निकाली और ज़मीन पर घिसी तो देखकर हैरान हो गया कि उसका सोने जैसा रंग उतर चुका था और अंदर से पीतल की धार नज़र आने लगी थी। उसने मज़ीद अशरुपियाँ ज़मीन पर घिस कर देखी और वो भी सब की सब नकली थी। ये देखकर गो और सौदागर घबरा गया और सिपाहियों की गिरफ्त से भागने की कोशिश की, पर उसमें कामयाब ना हो सका।
सिपाहियों ने गुलामों को कहकर अमानत का सामान ऊँटों से उतार कर वापस दुकान में रखवा दिया और उनको भी उतार के अपने साथ ले गए। सिपाही वो नकली अशरफियाँ भी साथ ले गए ताकि मुजरिमों के साथ काजी के सामने उन्हें भी पेश किया जाए। यह हंगामा देखकर आसपास के लोग भी जमा हो गए और सवाल कर रहे थे। अमानत ने उन्हें इस वाक़े के मुतल्लिक़ बताया और वो बहुत खुश था कि वो बहुत बड़ा धोखा खाने से बच गया। जब लोगों का शोर कम हुआ तो उसने बड़ी मोहब्बत से एहसान को अपने पास बिठाया और बोला कि एहसान, जब तूने एक अशरफी उठाकर अपने जेब में रखी थी तो मैंने तुम्हें देख लिया था और मुझे अफसोस हुआ था। ये तो मुझे अब पता चला है कि तुम चोर नहीं हो, जो भी कर रहे थे मेरे फ़ायदे के लिए कर रहे थे। ये सुनकर एहसान खुश हुआ और बोला, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई। मकसूद के हाथ को लगकर जब अशरफी ज़मीन पर गिरी थी तो ठंग की आवाज़ आई थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तांबल और पीते के गिरने से ऐसी ही आवाज़ आती है। अशरफी ज़मीन पर गिरे तो उसकी आवाज़ कोई और होती है। यूँ लगता है जैसे कोई फर्श पर पत्थर ठक करके गिरा हो। उसके गिरने की आवाज़ में खनक नहीं होती जैसे पीतल के गिरने से होती है। जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी तो मुझे शोभा हो गया था। सबकी आंख बचाकर एक अशरफी लेकर बाहर निकला और कोने में बैठकर उसको घिसकर देखा तो उसकी अंदर से धार निकल आई। मगर अशरफी तो खालिस सोने की होती है, उसे जितना भी घसे उसकी पीलाहट ख़त्म ही नहीं होती। और ये देखकर मैं समझ गया कि ये आदमी कोई धोखेबाज है जो आपको जल देने की कोशिश कर रहा है। और मैं भागा भागा दारोगा जी के पास पहुंचा और उसको सारी बात बताई और उन्होंने गौर से मेरी बात सुनी और शाबाशी दी। फिर उन्होंने सिपाही मेरे साथ कर दिए ताकि वो उस नौसरबाज को पकड़ सके। अमानत बोला, एहसान, मैं तुम्हारा मशकूक हूँ। तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं बहुत बड़ा धोखा खाने से बच गया। अगर वो चालाक सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मेरे तबाह होने में कोई कसर नहीं रह गई थी। मकसूद भी उन दोनों के पास खड़ा हो गया और ये सुन रहा था और हैरान हो रहा था और वो खुश था कि उसका दोस्त एक अक्लमंद लड़का है। अमानत तो उससे खुश था और उसने अफसोस का इजहार भी किया था कि उस पर उसने नाहक शक किया। अमानत ने उन दोनों लड़कों को 10-10 दरहम भी दिए। अगले हफ्ते मेला शुरू हो रहा है और ये रकम वहाँ खर्च करना और घूमना फिरना और जो मर्जी आए खाना पीना। दोनों खुश हो गए। अगले दिन अमानत के दुकान पे दारोगा आया और आते ही एहसान के बारे में पूछा तो अमानत ने एहसान को बुलाकर दारोगा जी के सामने खड़ा कर दिया। दारोगा जी ने एहसान के सर पे शफकत से हाथ फेरा और बोला कि तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। उस मुजरिम को काजी की अदालत में पेश किया है। काजी साहब ने इस सिलसिले में तुम दोनों को तलब किया है। एहसान था तो बच्चा काजी का नाम सुनकर घबरा गया, मगर अमानत ने दिलासा दिया कि घबराओ नहीं, मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अमानत ने दुकान बंद की और दोनों लड़कों को लिए दारोगा जी के साथ काजी की अदालत में पहुँच गया। थोड़ी देर में अदालत के मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। अमानत ने तफसील सुनाई और एहसान ने पूरा वाक़या बताया। ये बात सुनकर काजी समेत वहाँ मौजूद लोग उसकी ज़हानत पर अश उठे। जुर्म साबित हो गया था। गो और सौदागर को 80 दरों और 10 साल की सज़ा सुनाई दी गई। उसके बाद काजी साहब ने कहा, लड़के एहसान, मैं तुम्हारी ज़हानत से बहुत मुतासर हुआ हूँ। अगर तुम्हारी तालीम और तरबियत सही से हो तो तुम बहुत अच्छे और काबिल इंसान बनकर मुल्क की खिदमत कर सकते हो। मैंने पता लगवा लिया है कि तुम्हारा ताल्लुक बहुत ही गरीब घराने से है, जिसकी वजह से तुम मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो। तुम्हारे इस कारनामे के सिले में मैंने फैसला किया है सरकारी खजाने से 200 दरहम माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। मैं तुम्हारे मालिक अमानत को भी हुक्म देता हूँ कि वो तुम्हारी तालीम का बंदोबस्त करे और तुम फारग टाइम में उसके दुकान पर काम कर सकते हो, जिसका वो मुआवजा तुम्हें अदा करता रहेगा। काजी साहब की ये बात सुनकर एहसान को ज़रा भी खुशी महसूस नहीं हुई। काजी साहब ने ये बात महसूस कर ली थी। काजी साहब ने कहा, क्या तुम खुश नहीं हो लड़के? एहसान ने जवाब दिया, खुश तो हूँ पर ज़्यादा नहीं।
احسان نے بڑی صاف گوئی سے کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ قاضی صاحب نے بڑی حیرانگی سے پوچھا۔ اس انعام کا حقدار مقصود بھی ہے، اگر اس کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے اشرفیہ نیچے نہ گرتی تو مجھے آواز بھی نہیں سنائی دیتی اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ اشرفیہ نقلی ہے۔ دیکھا جائے تو وہ انعام کا اصلی حقدار مقصود ہے، جس کی وجہ سے سوداگر کا پردہ چاک ہوا۔ احسان کی بات سن کر عدالت میں موجود سب لوگ دوستی کے اس ایثار پر بہت خوش ہوئے۔ قاضی صاحب نے مسکرا کے کہا، شاباش لڑکے، اپنے دوست کو نہیں بھولے۔ اب ہمارا یہ بھی فیصلہ ہے کہ تمہارے دوست کو بھی اتنا ہی معاوضہ ملے گا جتنا کہ تمہیں، اور وہ بھی 5 سال تک۔ اس کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری بھی تمہارے مالک امانت کی ہوگی۔ اس کے ساتھ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ جیسے ہی سب لوگ جانے لگے تو مقصود احسان کے ساتھ لپٹ گیا اور امانت نے بھی احسان کو گلے لگایا۔ اس دن کے بعد دونوں لڑکوں کے دن پھر گئے۔ صبح سے لے کر دوپہر تک ایک مقدم میں پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ وہاں سے واپسی پر امانت کے دکان پر کام کرتے۔ دونوں کی مائیں بہت خوش تھی کیونکہ قاضی کے وظیفے کی وجہ سے ان کی غربت دور ہو گئی تھی۔ پھر امانت کے دکان پر کام کرنے کے بھی پیسے ملتے تھے۔ ان کی ماں کی دوسری خوشی یہ تھی کہ ان کی تعلیم کا بندوبست بھی ہو گیا تھا، اور امانت بھی بہت خوش تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب احسان اور مقصود بڑے ہو جائیں گے تو انہیں بھی غلے کا کاروبار کرا لیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دونوں لڑکوں کے پاس بہت سی رقم جمع ہو گئی تھی۔ چند سالوں بعد امانت نے اسی رقم سے انہیں پڑوس میں 2 دکانیں کھلوا کے دی، ایک دکان احسان کی تو دوسری مقصود کی۔ وہ امانت کو دیکھ دیکھ کر کاروبار چلانے کا طریقہ سیکھ لیا تھا، اور ان کی تعلیم بھی پوری ہو چکی تھی، اور یہ تعلیم ان کو کاروبار کو چلانے میں بھی بہت کام آئی۔ اس لیے وہ تھوڑے ہی عرصے میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگے۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے انسانی معاشرے میں عدل و انصاف۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ